नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने उद्योगों की नीतियाँ तथा कुछ खनिज समितियाँ आदि पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में भारतीय कृषि पे चर्चा करते हैं। तो भारतीय कृषि में देखेंगे दोस्तों, कृषि की विशेषता क्या है, भारतीय कृषि नीति, कृषि सुधार कुछ देखेंगे, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। संस्थागत सुधार में दोस्तों आता है भूमि सुधार, जोत का आकार, कृषि की पुनर्संरचना तथा साख सृजन। यह कृषि के सुधार में संस्थागत सुधार है। जो भी कृषि में कुछ त्रुटियां होती हैं उनके सुधार के लिए इन सुधारों को लाया गया था। विभिन्न प्रकार के संस्थागत सुधार हमने बताया। भूमि सुधार, जोत का आकार, कृषि की पुनर्संरचना एवं साख सृजन। तथा दूसरा है तकनीकी सुधार। कृषि को तकनीकी के माध्यम से भी उसमें सुधार लाया जा सकता है, जिससे बीज, अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के द्वारा भी कृषि में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद विपणन व्यवस्था भी देखेंगे, कृषि क्रांतियां देखेंगे, कृषि बीमा योजना भी देखेंगे तथा कृषि अधिनियम सन 2020 की भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता पहली है मानसून। मानसून के माध्यम से भी कृषि में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलता है। 2-3 तरह की मानसून भी होता है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु, शरद। इसके बाद आजीविका का साधन। कृषि की विशेषता यह भी है कि यह मानसून पर आधारित है तथा यह आजीविका का साधन है। जीडीपी का योगदान कम हो रहा है इसमें। वर्तमान में आप कितना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सन 2020 में 3.4% था। भारतीय कृषि का जीडीपी का योगदान कितना है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में कितना है, आप इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगली विशेषता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद अगली विशेषता देखेंगे श्रम आधिक्य एवं पिछड़ी तकनीकी। पिछड़ी तकनीकी भी यह एक भारतीय कृषि की विशेषता है। कुछ देखते हैं दोस्तों कृषि नीतियां। पहली कृषि नीति 28 जुलाई सन 2000 में लाई गई थी। कृषि नीति, पहली कृषि नीति 28 जुलाई सन 2000 को लाई गई। इसका उद्देश्य था छिपी संभावनाओं को विकास करना, छिपी संभावनाओं का विकास करना तथा इसका लक्ष्य था विकास दर 1 वर्ष में 4% होना चाहिए। विकास दर प्रति वर्ष 4% होना चाहिए, इसका लक्ष्य रखा गया था। देखते हैं दोस्तों अब कृषि सुधार। कृषि सुधार हमने बताया था दोस्तों 2 तरह के होता है, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। तो सबसे पहले संस्थागत सुधार पे चर्चा करते हैं। संस्थागत सुधार में दोस्तों हमने बताया था आपसे भूमि का सुधार, भूमि सुधार, जोत का आकार, कृषि की पुनर्संरचना तथा साख सृजन, यहाँ तक हम बताए थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले भूमि सुधार। भूमि सुधार में बात की जाए तो जमींदारी जो प्रथा का उन्मूलन है 1951 में हो गया था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 1951 में हुआ था। इसके बाद जोत का निर्धारण अगला है। जोत का निर्धारण यानी आकार। पहला है हदबंदी। पहले हदबंदी आया था। तो हदबंदी में सिंचित क्षेत्र जहां 2 फसल हो और यह 1 एकड़ भूमि पर यह हदबंदी होती थी। 1 एकड़ भूमि पर जहां सिंचित क्षेत्र होता है और 2 फसल होती है तो वह हदबंदी के अंतर्गत कहा जाएगा कि यह हदबंदी यहाँ हुई है। मात्र 1 एकड़ भूमि हो तो यहाँ सिंचित क्षेत्र हो तथा 2 फसल हो। इसके बाद अगला बताया गया हदबंदी आकार दूसरा दिया गया कि साल भर में जहाँ 1 फसल हो और 27 एकड़ तक भूमि हो।
और इसमें 1 एकड़ नहीं, 10 से 18 एकड़ तक, 10 से 18 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत, और वहाँ 2 फसल जहाँ उगाई जाती है। तो एक भाग तो एक हो गया ये हदबंदी का। दूसरा भाग बनाया गया कि साल भर में जहाँ एक फसल हो और 27 एकड़ तक जमीन हो। तीसरा निर्धारण किया गया हदबंदी में कि असिंचित क्षेत्र हो, मतलब सिंचाई का साधन नहीं हो और वहाँ फसल नहीं उगती हो, मतलब 54 एकड़ भूमि तक। यह हदबंदी में 3 तरह से इसका निर्धारण किया गया जोत के आकार का, 10 से 18 और 27 एकड़ तक और 54 एकड़ तक। इसके बाद हदबंदी के बाद कुछ सरकारी कृषि आई, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि को लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभ किया था। सरकारी कृषि को लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभ किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विस्तार किया तथा इसके ऊपर आंदोलन भी चलाया था। इसका विरोध चौधरी चरण सिंह ने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने विस्तार किया आंदोलन कर करके सहकारी कृषि का, तो इसका विरोध चौधरी चरण सिंह ने किया था। अगली आई पट्टेदारी प्रथा की समाप्ति कर दी। पट्टेदारी ने प्रथा का समाप्त कर दिया था इन सभी का। अगला है पॉइंट साख सृजन। साख सृजन में ऋण की व्यवस्था, बैंक की स्थापना, किसान केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 शुरू हुआ तथा नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में की जा चुकी थी। तो साख सृजन में इतना काम किया गया, बैंकों का स्थापना किया गया, कृषि से संबंधित ऋण की व्यवस्था किया गया, किसान केसीसी लाया गया, नाबार्ड की स्थापना भी हो चुकी थी 82 में। साख सृजन में इतना कार्य किया गया। इसके बाद संस्थागत सुधार के बाद देखते हैं दोस्तों तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार पे चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में पहला है बीज। बीज हमने बताया था, पहला पॉइंट है बीज। बीज को 5 भागों में बांटा गया है भारत में। बीज तो कई प्रकार के हैं लेकिन इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो भारत में मात्र 3 भागों का प्रचलन है बीज का, लेकिन देखा जाए तो बीज 5 प्रकार के होते हैं। पहला बीज है आनुवांशिक बीज। आनुवांशिक बीज, दूसरा है प्रजनक बीज, और तीसरा है आधारीय या फाउंडेशन बीज, चौथा है पंजीकृत बीज, पांचवा है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज। आनुवांशिक बीज, जो पहला है आनुवांशिक बीज, वैज्ञानिक या शोध के लिए होता है। आनुवांशिक जो बीज है वैज्ञानिक शोध के लिए होता है। यह किसानों को नहीं मिलता है, यह भारत में नहीं पाया जाता है इसका। इसमें आनुवांशिक गुण देखा जाए तो 100% होता है। आनुवांशिक गुण इसमें 100% होता है, जो वैज्ञानिक शोध के लिए होता है या किसानों को नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। अगला जो प्रजनक बीज है दोस्तों, प्रजनक बीज, यह कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि एजेंसियों के लिए होता है। प्रजनक बीज या कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि एजेंसियों के लिए होता है। इसमें गुण देखा जाए आनुवांशिक गुण तो 99.9% होता है। इसका टैग कलर सुनहरा पीला होता है, गोल्डन येलो। इसका कलर, जो प्रजनक बीज है इसका कलर सुनहरा पीला होता है। तीसरा आधारी या फाउंडेशन बीज। प्रजनक बीज भारत में इसका प्रचलन है, पाया जाता है। तीसरा है आधारी या फाउंडेशन बीज। इसमें आनुवांशिक गुण 99.5% पाया जाता है। भारतीय बीज निगम 1963 द्वारा इसे तैयार किया गया है। यह सफेद तो हो गया आधारीय या फाउंडेशन बीज। यह सफेद कलर का होता है, सफेद का। चौथा है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज दोस्तों
विकसित देशों में होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, विकसित देशों में होता है। या बैगनी पर्पल होता है, बैगनी पर्पल। पांचवा है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज दोस्तों यही किसानों को दिया जाता है। जो प्रमाणित बीज होता है यही किसानों को दिया जाता है। या ब्लू होता है, नीला। भारत में 3 प्रकार के बीज पाए जाते हैं, सुनहरा पीला, सफेद और नीला। बैगनी जो पंजीकृत बीज और आनुवांशिक बीज, ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार का बीज पाया जाता है। पोषक तत्व देख लेते हैं दोस्तों। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व में आधारीय पोषक तत्व होते हैं CHO। आधारी पोषक तत्व होते हैं CHO होते हैं। प्राथमिक में NPK होते हैं, यानी वृद्धि विकास के लिए यही होते हैं कि मतलब पोटास। प्राथमिक यही है, प्राथमिक पोषक तत्व, आधारीय पोषक तत्व। इसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व को कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सहायक हैं, ये द्वितीयक पोषक तत्व हैं। और आयन भी पाए जाते हैं, आयन भी पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन। आयन 2 प्रकार का होता है। धनायन में जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, निकिल, कॉपर, ये धनायन के अंतर्गत है। ऋणायन में ऋणात्मक होते हैं बोरान और मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, ये ऋणात्मक आयन हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों उर्वरक। उर्वरक पे चर्चा करते हैं दोस्तों। उर्वरक पहला देखते हैं दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया। यूरिया ये पौधे नाइट्रोजन को एमाइड के रूप में लेते हैं। यूरिया से पौधे नाइट्रोजन को एमाइड के रूप में लेते हैं तथा वायुमंडल से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है लगभग। इसके बाद अमोनिया सल्फेट, यह मिश्रित उर्वरक होता है। अमोनिया सल्फेट दोस्तों मिश्रित उर्वरक होता है। अमोनिया सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक होता है। पोटाश उर्वरक। पोटाश उर्वरक किसे कहते हैं? ऐसे उर्वरक जो पोटेशियम की उपलब्धता करते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटाश उर्वरक। फास्फोरक उर्वरक, अगला है फास्फोरक उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं उसे फास्फेटी या फास्फोरस उर्वरक कहते हैं, जैसे DAP। फास्फोरक उर्वरक के अंतर्गत DAP आता है। ऐसे उर्वरक जो फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। कुछ जैव उर्वरक हैं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? ऐसे उर्वरक, जैव उर्वरक उसे कहते हैं ऐसे उर्वरक जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और मृदा की गुणता को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे जैव उर्वरक के अंतर्गत जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे पहला उत्पन्न जीव है। यह धान के खेत में प्रयोग किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरित शैवाल, यही है दोस्तों। इसके बाद एजोला, यह भी जैव उर्वरक है। एजोला यह भी जैव उर्वरक, धान के खेत में ही इसका प्रयोग किया जाता है एजोला का। राइजोबियम जो यह उर्वरक है दोस्तों, जैव उर्वरक, यह दलहनी फसलों में पाया जाता है। गांठों में जो दलहनी फसलें होती हैं दोस्तों, जैसे उड़द की बात करो तो उसमें जो गांठ होती है उसी में यह राइजोबियम पाया जाता है। एजोटोबैक्टर गेहूं के खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। गेहूं के खेत में प्रयोग किया जाता है एजोटोबैक्टर। इसके बाद एसीटोबैक्टर, यह गन्ना के खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। एसीटोबैक्टर गन्ना के खेत में। हरित खाद, हरित खाद किसे कहते हैं?
हरित खाद जब खेतों में खड़ी हरी फसलों को दबा दिया जाता है तो यह सड़ गलकर हरी खाद बन जाती हैं, जैसे सनई, ढैंचा, लुबिया, ग्वार इत्यादि। सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा लोबिया में पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा लोबिया में पाया जाता है। तो ये हरित खाद हो गए। जब खेतों में खड़ी खड़ी फसल रहती है, हरी फसलें, उसको वैसे ही उसमें दबा दिया जाता है जोत के रूप में। ट्रैक्टर चलवा करके हल से उसे नीचे दबा दिया जाता है मिट्टी में। सनई, ढैंचा, लोबिया, ग्वार ये सभी। लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हरी खाद की मात्रा लोबिया में पाई जाती है। कुछ कीटनाशक पे चर्चा करते हैं दोस्तों। कीटनाशक, एक जैव कीटनाशक होता है जिसे बीटी कहते हैं, एक होता है कृत्रिम जो बनाया जाता है, जैसे डीडीटी, यह भी एक कीटनाशक है। डीडीटी एक कीटनाशक है। एल्ड्रिन और एंडोसल्फान, यह काजू बादाम चाय की खेती में इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी कीटनाशक है, एल्ड्रिन, एंडोसल्फान। अगला है एल्युमिनियम फास्फाइड, यह अनाज भंडारण को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी कीटनाशक है, एल्युमिनियम फास्फाइड। कीटनाशक जो पौधों को हानि पहुंचाने वाले पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसे जैव तथा कृत्रिम कीटनाशक कहते हैं। ये कीटनाशक जो पौधों को हानि पहुंचाने वाले पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसे जैव तथा कृत्रिम कीटनाशक भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं। जैव कीटनाशक में दोस्तों हमने बताया नीम की खली जैसे निकोटीन और बैसिलस धुरिनजिएसिस, यह जैव कीटनाशक है। नीम की खली, नीम की पत्ती भी आप डाल सकते हैं अनाज बचाने के लिए, इससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो नीम की पत्ती भी प्रयोग किया जाता है, निकोटीन भी। और एक होता है राबिस बोलते हैं, जो भट्ठों पर लाल लाल मिट्टी हो जाती है जल की, उसका भी गेहूं में मिला करके रखा जाता है। नमक का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। नमक और नीम पत्ती को दोनों को मिलाकर गेहूं में रखने से कीड़े बहुत कम लगते हैं। कृत्रिम कुछ कीटनाशक हैं दोस्तों, कृत्रिम जैसे डीडीटी, हर प्रकार के पीड़कों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एल्ड्रिन काजू, चाय, कॉफी, रबर पर हमने बताया। एंडोसल्फान भी काफ़ी, चाय, काजू पर किया जाता है इसका प्रयोग। एल्युमिनियम फास्फाइड हमने बताया तो अनाज भंडारण सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ कीटनाशक हैं दोस्तों, जैव कीटनाशक भी हैं, कृत्रिम में जो बनाया हुआ है। जैव में जैसे नीम की पत्ती, खली वगैरह, इस तो पुराने हमारे पूर्वजों का यह है, दादा लोग यही रखते थे अनाज बचाने के लिए। जो गेहूं का भूसा होता है उसी में बोरी में अंदर गेहूं के नमक और नीम की पत्ती लगा करके उसमें तोड़ करके हरी हरी रख देते हैं, सुखवा देते हैं। उसमें पत्तियां जब हल्का सूख जाती हैं, नमक वगैरह मिला करके भूसे में रख दिया जाता है, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो यही है दोस्तों, कृषि का हमने देख लिया दोस्तों। तो यदि देखना चाहो तो फिर देख सकते हो। हमने आपको कुछ भारतीय कृषि के बारे में हमने बताया, कृषि की विशेषता पर चर्चा कर लिया, कृषि की नीतियां तथा कृषि सुधार, यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। कृषि की विशेषताएं क्या हैं तथा कुछ कृषि नीतियों पे हमने चर्चा किया था। पहली कृषि नीति दोस्तों 28 जुलाई सन 2000 की है। इसके बाद हमने कृषि सुधार को देखा, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार, यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया है दोस्तों। इसके बाद विपणन व्यवस्था देखेंगे, यह भी कृषि व्यवस्था का ही रूप है, विपणन व्यवस्था। तो इसके लिए दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।